नमस्कार, सिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता हंसराज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। डिडवाना से पहली खबर है, जहां पर खान विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिले के मकराना स्थित खान विभाग कार्यालय द्वारा जिले भर में 37 से ज्यादा कार्रवाइयां की गई हैं। विभाग द्वारा अवैध खनन की 24, अवैध भंडारण की 8 और अवैध निर्गमन की 5 कार्रवाइयां करते हुए 24 करोड़ 76 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। विभाग के इंजीनियर ने बताया कि अभियान के दौरान जेसीबी और ट्रैक्टर सहित कई वाहन भी जब्त किए गए हैं। सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में विभाग द्वारा दी गई इस कार्रवाई में खान विभाग के साथ परिवहन विभाग और पुलिस का भी सहयोग रहा। धौलपुर से अगली खबर है, जहां पर 17 फरवरी को रेलवे लोको शेड से हुई लाखों रुपए के सामान की चोरी के मामले में आरपीएफ पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए रेलवे के चोरी किए हुए सामान को खरीदने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। रेलवे पुलिस ने चोरों की पहचान का दावा किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि लोको शेड से चोरी करने के दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल माल खरीदने और आरोपियों को गिरफ्तार करने पर रेलवे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार भले ही आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया कराने का दावा कर रही है, पर इसके उलट बालोतरा के जिला अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट 2 सालों से बंद है। मात्र एक प्लांट के भरोसे अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई का इंतजाम है। साल 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका स्तर पर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे और बालोतरा में भी प्लांट का सितंबर 2021 में उद्घाटन हुआ, लेकिन तकनीकी खामी के चलते प्लांट बंद हो गया। जिला अस्पताल प्रशासन ने समस्या को कई बार नगर परिषद अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिसके चलते आपात हालात में ऑक्सीजन की कमी सामने आ सकती है। हमारे इस अस्पताल में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। एक जिसमें से 22 सिलेंडर का है, 2 जो है नगर पालिका द्वारा लगाए गए हैं, एक 50 सिलेंडर का और एक 100 सिलेंडर का, और एक पीएम केयर का प्लांट है जो 200 सिलेंडर का है। इसमें से पीएम केयर वाला प्लांट अभी हमारा जो है चालू कंडीशन में है। नगर पालिका वाले जो 2 प्लांट हैं वो सर्विस और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उसमें, जिस बाबत नगर पालिका को कई बार हमने पत्र भी लिखा, अवगत भी कराया, लेकिन वो प्लांट अभी तक संचालित नहीं हो पा रहे हैं। और जो ये खराबी आई थी उसमें उस समय प्लांट गारंटी पीरियड में थे। हमने कंपनी को भी कई बार लिखा, लेकिन वहां से किसी भी तरह की कोई हमें सहायता प्राप्त नहीं हुई अभी तक। अगली खबर पेपर लीक से जुड़ी है, जहां पर पेपर लीक केस में एसओजी की टीम पूरी तरह से एक्शन में है। मामले के आरोपी हर्षवर्धन मीणा को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम ने हर्षवर्धन मीणा के सहयोगी राजेंद्र यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसको पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सहयोगी की मदद से राजेंद्र यादव ने स्ट्रांग रूम में रखे पेपर की फोटो खींचकर पटवारी हर्षवर्धन कुमार मीणा को 50 लाख रुपए में बेचे और पटवारी ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए में पेपर अभ्यर्थियों को बेचे। पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से गठित एसआईटी की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ये खुलासा किया है। अब तक पटवारी हर्ष को मास्टरमाइंड माना जा रहा था। गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी रखा गया था। पकड़े गए आरोपियों हर्ष और राजू यादव को नेपाल भागने की सूचना पर नेपाल बॉर्डर से ही पकड़ा गया। इनसे पूछताछ में शिक्षक राजेंद्र और एक और आरोपी शिवरतन मोट को भी पकड़ा गया। अब तक प्रकरण में 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसका पेपर समय से पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। चयन बोर्ड ने 9 दिसंबर 2020 को सांगानेर थाना में मामला दर्ज कराया था। इसकी जांच एसओजी को सौंपी गई थी। पेपर लीक माफियाओं पर राजस्थान पुलिस अब शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है। कल एसओजी एटीएस ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। आपको बता दें, वर्ष 2020 का पेपर लीक का वो मामला जहां जेईन भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था और उस मामले में अब तक करीब 24 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं खातीपुरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह ये वही स्कूल है जहां से जेईन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और उसका मास्टरमाइंड था राजेंद्र यादव।
राजेंद्र यादव वही राजेंद्र यादव जिसने इस स्कूल से इस भर्ती परीक्षा का पर्चा आउट कर दिया था। राजेंद्र यादव ने यहां से जो है पेपर को स्ट्रॉन्ग रूम से अपने साथियों के माध्यम से पर्चे को निकाला और उसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दूसरे साथी हर्षवर्धन मीणा को पहुंचाया और वहीं से पूरे राजस्थान में इस पेपर को वायरल किया गया। 6 दिसंबर 2020 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और 9 दिसंबर को 3 दिन बाद ही एसओजी में इस पेपर लीक को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी जांच आगे बढ़ी और इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची। कल पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां मास्टरमाइंड राजेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया और अब इस मामले में पुलिस आगे कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजेंद्र यादव करीब 23 सालों से इसी स्कूल में कार्यरत थे। तो ऐसे में अब तक कितनी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे उन्होंने यहां से लीक किए हैं, इस मामले की भी जांच होना जरूरी है। राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं पर अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है। अब तक करीब 24 आरोपियों को जैन भर्ती परीक्षा में लीक होने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां 24 आरोपियों की और उसके बाद से अब पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने कल प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया और अब लगातार पुलिस हर एंगल से जैन भर्ती परीक्षा जो कि वर्ष 2020 में आयोजित की गई थी उस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने जिस आरोपी को 50,000 का इनामी घोषित कर रखा था, हर्षवर्धन मीणा, उसकी जगह नया मास्टरमाइंड अब सामने आया है इस पेपर लीक को लेकर, जिसका नाम है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव इसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाता था जहां फिलहाल हम मौजूद हैं और राजेंद्र यादव ने इस पूरे पेपर लीक को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई। स्ट्रॉन्ग रूम में जब पेपर यहां पहुंचा था जैन भर्ती परीक्षा का, तो उसे अपने एक साथी के मार्फत कमरे में भेजकर व्हाट्सएप के माध्यम से इस पेपर को लीक किया और पूरे जो दलाल इस पेपर लीक से जुड़े थे वहां तक पहुंचाया। और हर्षवर्धन मीणा जो कि पटवारी दौसा में कार्यरत था, हालांकि सरकार ने उसे निलंबित कर दिया इस मामले के बाद, वहां उसे भी दिया और करीब 50 लाख रुपए की राशि बताई जा रही है। और इस पेपर को दलालों के मार्फत अभ्यर्थियों तक 2.5 करोड़ रुपए तक बेचा गया, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में और अलग अलग अभ्यर्थियों तक। हालांकि इस पूरे मामले को जब वायरल किया गया, वायरल ये पेपर हुआ, तो उसे एसओजी ने मामला दर्ज कर 9 दिसंबर 2020 को ये मामला दर्ज हुआ और एसओजी ने इस पेपर लीक को माना और जिसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसे लीक करार दिया। तो ऐसे में हालांकि भर्ती लीक हो गई, परीक्षा लीक हो गई, रद्द हो गई, लेकिन जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। पुलिस ने अब आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और करीब 24 आरोपियों को अब तक जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन राजेंद्र यादव जो कि इस स्कूल में पढ़ाते थे, करीब 23 सालों से लगातार यहीं कार्यरत थे। हालांकि बीच में कुछ दिन उनका मुरलीपुरा की एक सरकारी स्कूल में ट्रांसफर किया गया, लेकिन फिर से वो इसी स्कूल में अपना ट्रांसफर करवाकर वापस आ गए। तो क्या 23 सालों में कितने परीक्षाओं के पर्चे उन्होंने लीक किए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके घर के और उनके नज़दीकी जो लोग थे, उन्हें भी नौकरी लगाने में राजेंद्र यादव की बड़ी भूमिका थी। उनके कई नज़दीकी लोग जैन भर्ती परीक्षा और जो सरकारी लेक्चरर की, टीचर की जो भर्ती होती है, उसमें भी कई अपने परिजनों को और अपने रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी लगवाया। ऐसी भी खबरें आ रही है। तो अब देखना होगा राजस्थान एसओजी कितने लोगों की इस मामले में आगे गिरफ्तारी करती है और राजेंद्र यादव के मार्फत कितने लोगों तक पहुंच पाती है, क्योंकि राजेंद्र यादव पिछले 23 सालों से इसी स्कूल में थे और ऐसे में कितने परीक्षाओं के पर्चे उन्होंने लीक किए, ये देखने वाली बात होगी। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। वही पेपर लीक मामले में ही आपको बता दें कि पटवारी और पेपर लीक कांड को पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया था। मास्टरमाइंड माना जा रहा है राजेंद्र यादव ने 50 लाख में पटवारी को बेचा और पटवारी ने करोड़ की कमाई की। सुनिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने और एटीएस और एसओजी ने इस पर क्या कुछ कहा। शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा, इसी में एक पदस्थापित तृतीय श्रेणी अध्यापक है राजेंद्र कुमार यादव, पुत्र द्वारका यादव। इस टीचर ने यह पेपर चीरा लगा के सबसे पहले एग्जाम सेंटर से बाहर किया था परीक्षा के पहले, जो सर्कुलेट हुआ और जिस पर पुराना मुकदमा दर्ज हुआ। जो ये राजेंद्र यादव शिक्षक हैं, इन्होंने स्ट्रांग रूम में जहाँ से पेपर रखा हुआ था, इनकी ड्यूटी एग्जाम से रिलेटेड रहती है अपने स्कूल में,
ये विश्वास हासिल कर लेते हैं स्कूल अथॉरिटीज़ का और ये अपनी ड्यूटी लगवा लेते हैं एग्जाम मटेरियल के आसपास, और वहाँ से इन्होंने चीरा लगा के पेपर निकाला था जेईएन पेपर का। फिलहाल सिटी सेंटर में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सिटी सेंटर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे की खबरों का रुख कर लेते हैं। अजमेर के तिलोनिया गांव में बीएसएफ जवान छोटू राम को आज अंतिम विदाई दी गई। शहीद छोटू राम को पूरे सैन्य सम्मान के साथ नम आंखों से विदाई दी गई। 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल में तैनात छोटू राम नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे और मुठभेड़ के दौरान जवान छोटू राम ने नक्सलियों का बड़ी ही बहादुरी से सामना किया और नक्सलियों को मार गिराया। लेकिन इसी दौरान छोटू राम को भी गोली लग गई थी और वो शहीद हो गए। घर वालों को अपने बेटे पर गर्व है। शहीद की अंतिम यात्रा में पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। परिजनों को अपने बेटे को खोने का दुख है, साथ ही उनकी शहादत पर गर्व भी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन अटारिया भी जुड़ गए हैं। पवन, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो है बीएसएफ जवान छोटू राम की अंतिम विदाई हुई है, कैसा माहौल है वहां पर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज जो किशनगढ़ का तिलोनिया गांव है, पूरा गमगीन माहौल वहां पर नजर आया और जैसे ही शहीद की खबर गांव में पड़ी, वहां पर जो ग्रामीण हैं उनके आज के दिन उनके घर पर चूल्हे भी नहीं जलेंगे। जैसा कि हम मौके पर गए और ग्रामीणों से बात की, बताया जाता है छोटू राम है, वह अक्सर जब गांव आया करता था, हर किसी से मिलता था, हर किसी से बातें करता था और अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी घटनाक्रम होते थे वह वहां पर साझा किया करता था। और जैसे ही गांव में छोटू राम की शहादत की खबर आई, वहां पर शोक की लहर दौड़ पड़ी। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक उनकी जो शहादत है उस पर शोक व्यक्त करता नजर आया। आज सबसे पहले किशनगढ़ से उनकी जो पार्थिव देह है वह जयकारों के साथ सेना के ट्रक में उनके पैतृक गांव तिलोनिया पहुंची, जहां पर उनकी पत्नी, उनके बेटे और बेटी और तमाम ग्रामीण का रो रो कर बुरा हाल हो गया और सभी अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। अंतिम दर्शन करने के बाद उन्हें अस्थायी तिलोनिया के एक शमशान पर दाह संस्कार किया गया, जहां सैन्य दल ने फायर कर और जो भी वहां रस्में होती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर किया गया और उनके सबसे छोटे बेटे दीपेंद्र ने मुखाग्नि देकर उनको अंतिम विदाई दी। इस मौके पर जो पूरा गांव है वहां पर उमड़ पड़ा और सभी की आंखों में आंसू थे और सभी छोटू राम अमर रहे के नारे वहां पर लगाते नजर आए, भारत माता की जयकारे लगाते नजर आए। उनकी जो पत्नी है कन्या देवी, उनका कहना है कि
जैसा भगवान ने उनके साथ किया है वैसा किसी के साथ नहीं करें। और जब मेरे द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आपके बेटे को भी आप फौज में भेजोगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, उनके पिता का जो जिन्होंने उनके पिता की हत्या की है उनका बदला लेने के लिए वह जरूर अपने बेटे को फौज में भेजेंगे। इस मौके पर किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी भी मौके पर थे। उनका कहना था कि जो तिलोनिया गांव है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो फौज में भर्ती है जवान बड़ी संख्या में है, मगर पहला ऐसा मामला आया है जिसमें छोटू राम की जो शहादत हुई है वो बिल्कुल एक स्वर्ण अक्षरों में यहाँ पर लिखी जाएगी। जी जी, क्योंकि हम रोजाना ही इस तरह की खबरें सुनते हैं पवन की, जहां पर बॉर्डर से ये खबरें आती हैं रोजाना, जिस तरह से जवान जो है वो तैनात रहते हैं और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में भी जवान शहीद होते हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। और कौन से ऐसे जो गणमान्य व्यक्ति हैं या उच्च अधिकारियों की बात करें, कौन कौन वहां पर मौजूद था इस अंतिम विदाई के समय, और क्या कुछ और खास रहा? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन ने जैसे ही शहादत की खबर आई थी तो तिलोनिया में अस्थायी एक शमशान स्थल बनाया था और वहाँ के जो तमाम अधिकारी, उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार है, वहाँ के थाना अधिकारी है, वो तमाम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और सभी ने उन्हें पुष्प गुच्छ अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और वहाँ पर जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ पर जो ग्रामीण हैं वहाँ पर बैठे थे और गर्मी भी काफ़ी थी, मगर जो लोगों की मौजूदगी थी वो ये बयां कर रही थी कि छोटू जो राम है, जो पसंदीदा जो उनका जवान था तिलोनिया का, वो उनको कितना पसंद किया करता था और ग्रामीण उसको कितना पसंद करते थे। वहां पर ग्रामीणों की मौजूदगी नजर आ रही थी। इस मौके पर जो तहसीलदार थे, उपखंड अधिकारी थे, थाना अधिकारी थे, ये सभी यहाँ पर मौजूद थे और जो एसपी और जो कलेक्टर है उन्होंने भी उस पर शोक व्यक्त किया है। जी पवन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर टोंक से है, जहां पर जयपुर कूच कर रहे किसानों को रोकने के लेकर जमकर हंगामा हो गया। मौजूद पुलिसकर्मियों और किसानों के बीच झड़प हो गई और टोंक से जयपुर के लिए करीब 150 ट्रैक्टर के साथ किसान रवाना हो रहे थे, तभी मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। रोके जाने से नाराज किसानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और किसान आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था, जिसमें 4 डीएसपी भी शामिल थे। इस बीच किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट को डिटेन कर लिया है। टोंक में बनास नदी के पास वैष्णो देवी मंदिर के पास में किसानों को रोक दिया गया है। इससे पहले मंडावर में भी किसानों को रोका गया था। लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। लगभग 100 ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं जो कि जयपुर के लिए कूच के लिए निकले हैं, लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता 4 डीएसपी एसडीएम टोंक यहाँ मौजूद है, साथ ही मौजूद है किसान। क्या मांग है और अब क्या हालात है कि पुलिस ने आपको रोक दिया? साहब ऐसा है, पुलिस ने हमारे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हमारी किसानों की वाजिब मांगे हैं और वाजिब मांगों के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले हमने बने ठाके उप तहसील में धरना प्रदर्शन किया था। उसके अंदर हमारे को आश्वासन दिया था, कलेक्टर साहब ने भी हमारे को बुलाया था, 5 कैंडिडेटों का प्रतिनिधि था, हमारी बात की थी और बात हुआ था कि भाई ऐसा है कि हमने जो वाजिब मांगे हैं मान ली, बाकी मांगे आगे। आज कहाँ के लिए निकले थे, क्या करना था आपको और अब पुलिस ने रोक लिया है? आज जयपुर क्यों जा रहे थे आप? हम जयपुर इसलिए जा रहे हैं साहब कि ऐसा कि हमारी मांगे जहाँ तक कलेक्टर साहब के अधीन थी उन्होंने तो आश्वासन दे दिया, बाकी हमारे आगे के लिए कोई वो नहीं मिला, इसलिए हमारी मांगे के लिए जा रहे हैं। हमारी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे क्या है कि पहली बात तो क्या है, MSP लागू हो, क्या पंजाब हरियाणा के लिए तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी मांगे हैं कि साहब ऐसा है कि हमारे को ये गांव 27 गांव डूब क्षेत्र में आ रहा है, तो इसमें क्या छोटे से कि बसेरा नहीं बन रहा, जिसमें क्या एक जानवरों की तरह बर्ताव करके इनको निकाला जा रहा है। हमारे भाइयों की जमीन डूब दिया, उसको क्या उनकी जमीन को फसल को उखाड़ दिया गया। इसलिए हम चाहते हैं एक ही नीम एक संविधान हो। मोदी ने कहा था भाई बिशलपुर राजमहल दूर है क्या, उनको क्या प्लाट दिया है, 6 बीघा जमीन दी है, हमारे को बच्चों को दिया जाए। और छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कहाँ फेंक के जाए। हमने कलेक्टर साहब को कहा था कि छोटे बच्चे क्या पीड़ से नहीं हुए, पैदा नहीं हुए, उसके खर्चे नहीं है, इसलिए छोटे बच्चों को भी कुछ भरण के लिए उसको पैसा दिया जाए। किसानों की जो है अपनी मांगे हैं, अब रोक दिया पुलिस ने। हाँ जी। अब क्या करेंगे आप? जी, हमारे गांव से निकलने के लिए जो 18 वर्ष का जो व्यक्ति हो चुका है उनको भी किसी नामवस्ता वन में नहीं जोड़ा जा रहा है, सबको छोड़ दिया गया है। जो जयपुर जा रहे थे पुलिस ने रोक दिया है। अब जी। अब यहीं धरना देंगे?
हाँ बिल्कुल यहीं भाई नहीं जाने देंगे यहीं जाम लगेगा। हाँ, भाई नहीं दे- रामपाल जाट को आज डिटेन किया गया है, किसान नेता हाँ। को। उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। हाँ मांग कर रहे थे उसके पहले तो मांग रिहा करें क्या तैयारी है? 200-250 ट्रैक्टर है, यही जाम लगेगा। और उनको मतलब क्या है और उसको रिहा किया जाए साहब, अगर रिहा नहीं करेंगे यहीं जाम लगाएंगे। तैयारी तो पूरी नजर आ रही है क्योंकि प्रशासन सामने है और आपकी अपनी मांगे हैं। किसान नेता को और खेत डिटेन का कर पानी लिया। खेत में उस मिले। सूरत में अब क्या दूसरी तैयारी बात, नजर आई? क्या हमारे आपको पास लगता है कि पूरी जयपुर जाने फसल देगा? सिंचित हो रही है क्या? कोशिश सरकार करेंगे को जाने के मालूम लिए। नहीं कि ये पानी कहाँ से बहुत आ रहा है? कोशिश करेंगे, इसको हमारे संचित नदी करें। यहीं इसको संचित धरना दे करें देंगे हम तो। यहीं और पढ़ाओ। यहीं पड़ाव कर वर्तमान में देंगे, TNC रख यहीं दिया रह जाएंगे। है। 6 महीना 12 महीना जो भी लगेगा वही लगेगा यहाँ पर। हम तो 16 ऐसे रहने के लिए निकल गए, तैयार हैं। बंद गए। हमारे को मुआवजा चाहिए और संचित का मुआवजा दे रहे हैं। संचित का मुआवजा चाहिए हमारे को। संचित का सर्वे करें। ये वो किसान है जो ईसर का डूब क्षेत्र बांध के किसान है और इनकी जो मांगे हैं वो कहीं न कहीं जो है दिल्ली किसान आंदोलन के साथ ही जो है इनकी ये तैयार है। ये डूब क्षेत्र वाले किसान हैं और ये चाहते थे कि जयपुर जाकर अपनी मांग रखें क्योंकि प्रशासन के सामने पहले मांग रख चुके थे लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब उस सूरत में जबकि इन्हें यहाँ रोक दिया गया है, देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये यहाँ पड़ाव डाल पाएंगे, प्रशासन इन्हें इजाजत देगा या नहीं देगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV, लखनऊ। वहीं एमएसपी कानून की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार और किसानों के बीच अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन बात नहीं बन पाई है। लिहाजा प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जमा किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े। आंसू गैस की गोली को छोड़ने के लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। किसानों का दिल्ली कूच को देखते हुए पंजाब और दिल्ली से लगने वाले हरियाणा के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही फरीदाबाद स्थित हरियाणा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर बंद किया हुआ है। लिहाजा किसान घग्गर नदी पर मिट्टी की बोरियां डालकर रैंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस रास्ते हाईवे पर आगे बढ़ा जा सके। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर किसान इस बार पोकलैंड और JCB जैसी बड़ी मशीनें लेकर आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना वित्तीय आफत को न्योता देना है और किसानों का कहना है कि कुछ विशेषज्ञ जानबूझकर इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। किसानों ने इसे कॉर्पोरेट ताकतों का तर्क बताया है। किसानों के दिल्ली मार्च का आह्वान करने वाले संगठन संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा को इस मामले में किसानों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन मिला है। फिलहाल सिटी सेंटर में मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।